नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें जितने भी चैप्टर हैं हमारे उन सभी को हम लोग वन शॉट में यानी कि सभी चैप्टरों की समरी। अब समरी मैंने क्या किया है, यानी कि जहां से जो क्वेश्चंस बनता है ना, चाहे सब्जेक्टिव बने चाहे एमसीक्यूज बने, कैसा भी क्वेश्चंस बने ना, तो मैंने समरी जो बनाई है ना वो एक एक क्वेश्चंस की बनाई है। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को हम लोगों ने ले लिया, नहीं नहीं नहीं। मतलब यदि पूछ लिया जाए कि पत्रकारीय लेखन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें या लिखिए, विचार स्पष्ट कीजिए, अपने 80 शब्दों में लिखिए अपना, तो इस प्रकार से मैंने एक दे दिया पत्रकारीय लेखन क्या है। ठीक है, इस प्रकार से यानी आपसे पूछा जाए कि समाचार लेखन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने ककार होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको मैंने फिर एक टॉपिक दे दिया कि समाचार लेखन 6 ककार, इस प्रकार से। तो समरी है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, यह जो सेशन है बनने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप लोग सेशन से नहीं जुड़े ना, जुड़ जाओ, क्योंकि यह जो समरी जो मैं करवा रहा हूं अभिव्यक्ति और माध्यम की, इसे हमें बार बार पढ़ने के बार बार पढ़ेंगे ना तब हमें यह याद होती है। तो मैं सोच रहा हूं कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता न हो, क्योंकि इसी सेशन में जब ये समाप्त हो तो आपको सब कुछ जो मैं पढ़ाऊं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग समरी कर लेते हैं हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम की। पुस्तक का नाम है ये अभिव्यक्ति और माध्यम, क्लास 12th की। ठीक है, हाँ, इसमें अलग अलग से दे रखा है कि 11th और 12th के लिए मिक्सिंग है, लेकिन अलग से दे रखा है 12th के लिए ये चैप्टर होने चाहिए, 11th के लिए ये चैप्टर होने चाहिए। ठीक है, तो समरी देखेंगे हम लोग, लेकिन समरी भी कैसे देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस की मैंने अलग अलग से, यानी कि जैसा क्वेश्चंस बनता है ना उस प्रकार से मैंने इनकी समरी बनाने की कोशिश की है। तो देखो, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, ऐसे तो आपने सुना होगा पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, याद होता आप लोगों को। जैसे देखो, पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ठीक है, अब पत्रकारीय लेखन जो होता है, यानी कि कोई भी संवाददाता, कोई भी पत्रकार जब किसी भी समाचार पत्र में कोई लेखन लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, पत्रकारीय लेखन। उसे भी लिखने के लिए हमें एक अलग से एक शैली की प्रयोग करते हैं, जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, जो पत्रकार होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंशकालिक को एक नाम और नाम जानते हैं, स्ट्रिंगर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रिंगर भी इसे कहा जाता है। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे कि अंशकालिक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को फिर ऑप्शन देगा, तो ध्यान रखना, अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, अंशकालिक क्या होता है, फ्रीलांसर क्या होता है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखना यहाँ से कि तीनों पत्रकार, जो 3 तरह के पत्रकार हैं ये हमारे सामने, सामान्यतः या मुख्य रूप से पूर्णकालिक और अंशकालिक ही समाचार पत्रों में लेखन का कार्य करते हैं सामान्यतः। फ्रीलांसर इसका संबंध किसी भी अखबार या किसी भी समाचार पत्र से नहीं होता है, जिससे जहां अच्छा मानदेय प्राप्त होता है ना वहां जाएगा, मानदेय लेगा और लिख करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पूर्णकालिक होता है उसे कहा जाता है जिसे नियमित वेतन मिलता है, और इसे कहा जाता है जिसे निश्चित। ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो, पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जिसे नियमित रूप से वेतन प्राप्त होता ही रहेगा। वो जब तक वो जिएगा, जब तक लिखता रहेगा, जब तक उसे प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अंशकालिक पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, उस पत्रकार समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय वाले, यानी फिक्स मानदेय होता है कि इतना मानदेय उसे बिल्कुल प्राप्त होगा ही, निश्चित है कि महीने का इतना तो प्राप्त होगा, इतना तो दिया ही जाएगा उसे। तो जो निश्चित मानदेय वाला होता है उसे कहा जाता है अंशकालिक, और जो नियमित वेतनभोगी वाला कर्मचारी होता है उसे कहा जाता है पूर्णकालिक पत्रकार। अब बात करें, लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। तो ध्यान रखना, नाम क्या है, फ्रीलांसर। फ्री है, स्वतंत्र है, जहां जिसमें अच्छा वेतन प्राप्त होगा वहां जाएगा, लिखेगा और वेतन मिलते ही आ जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक नियमित मानदेय वेतनभोगी, अंशकालिक निश्चित मानदेय वाला, और फ्रीलांसर इसका
किसी भी समाचार संगठन से कोई संबंध नहीं होता है, जहां से वेतन प्राप्त होता है वहां लिख करके ये आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये तो बात होगी कि पत्रकारिता लेखन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, और पत्रकार लेखन क्या है ये मैं बता चुका हूं। सामान्यतः किसी भी समाचार पत्र में केवल पूर्णकालिक और अंशकालिक लिखा जाता है। अब देखो समाचार कैसे लिखा जाता है। अब देखो यहां से आ जाएगा पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन होता है, यानी कि कोई भी पत्रकार होता है वो कहाँ लिखता है, किसी भी समाचार में लिखता है, समाचार पत्र में लिखता है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। पूछा कैसे जाएगा, यानी कि आम सामान्यतः किसी भी समाचार पत्र में कौन कौन से पत्रकार है, कौन सा पत्रकार समाचार लिखता है, सामान्यतः या आमतौर पर तो पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए पूर्णकालिक पत्रकार कौन सा कर्मचारी होता है और अंशकालिक कौन सा होता है, बताइए जल्दी से मुझे। जिन्हें संवाददाता रिपोर्टर भी कहते हैं, यानी कि जो पूर्णकालिक और अंशकालिक जो पत्रकार होता है ना, चाहे फ्रीलांसर हो कोई भी, उसे संवाददाता और या रिपोर्टर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना हो। तो समझ में आया, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। सामान्यतः समाचार पत्रों में पूर्णकालिक अंशकालिक ही लिखते हैं। और पत्रकारिता लेखन क्या होता है, कोई ना तो कोई जाना पहचान समाचार लेखन होता है। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा, यानी किसी भी समाचार पत्र में किसी भी घटना के बारे में लिखेंगे तो सबसे टॉप पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिखी जाती है। जो क्लाइमैक्स जिस फिल्मों में अंत में होता है ना, तो समाचार पत्रों में सबसे पहले लिखा जाता है वो। उसके बाद पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है, यानी कि सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, फिर अंत में वो समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी पत्रकार, कोई भी संवाददाता, कोई भी रिपोर्टर किसी भी घटना को लिखता है तो सबसे पहले उसमें महत्वपूर्ण घटना को लिखता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण घटना, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और तब तक लिखा जाएगा जब तक वह समाचार समाप्त नहीं हो जाता। अब देखो समाचार पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि समाचार लेखन की सर्वोत्तम शैली, सर्वश्रेष्ठ शैली, सर्वोत्कृष्ट शैली कौन सी है। उल्टा पिरामिड शैली है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली है, इसे इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, यानी सर्वोत्तम शैली है। यह समाचार लेखन की लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। क्यों? क्योंकि कहानी या किसी भी कथा में जब हम लोग कोई बात लिखते हैं, कोई किसी घटना के बारे में लिखते हैं, तो उसमें क्लाइमैक्स होता है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो सबसे अंत में लिखा जाता है। जिस फिल्मों में कहते हैं ना, जो खलनायक होता है वो बाद में मरता है, यहाँ पहले ही बता दिया जाएगा कि इतने इतने आदमी मर गए इस घटना में, फलानी बात है। ठीक है, तो महत्व इसे जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, यानी कि जो कहानी और कथा होती है उसमें क्लाइमैक्स क्या होता है, आखिर में आता है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जब कोई समाचार लिखा जाता है तो क्लाइमैक्स सबसे पहले लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पहले और सबसे कम महत्वपूर्ण नीचे। ये ध्यान रखना है। देखो ये है हमारी उल्टा पिरामिड शैली। ये 3 भागों में बांटा गया है इसे, है ना। पहला भाग इंट्रो या मुखड़ा होता है, दूसरा भाग बॉडी या निकाय होता है, तीसरा भाग समापन होता है। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा उल्टा पिरामिड शैली में किसी भी घटना, किसी भी समाचार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। सबसे महत्वपूर्ण सूचना किस पार्ट में लिखी जाती है, तो इंट्रो या मुखड़ा में लिखा जाता है। उससे कम महत्वपूर्ण सूचना बॉडी या निकाय, बॉडी का एक नाम और है निकाय भी कहते हैं हम लोग इसे, जिसे शरीर कहते हैं। समापन अंत होता ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि शैली का प्रयोग कब होता है, 19वीं सदी के मध्य शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास जो है वो अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान। देखो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो पूछेगा कि उल्टा पिरामिड शैली कब शुरू हुई, किस सदी में शुरू हुई, 19वीं सदी के मध्य से। लेकिन विकास कब हुआ, अमेरिका के गृह युद्ध के समय में हुआ है। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी भी थी, अनियमित थी और दुर्लभ भी। यानी कि जब यह शैली नहीं आई थी 19वीं सदी के मध्य
जब इसका विकास अमेरिका गृह युद्ध के समय नहीं हुआ था, उससे पहले लोग तो अपना सूचनाओं का आदान प्रदान तो किया ही करते थे, लेकिन पहले फिर किसके द्वारा किया करते? टेलीग्राफ के द्वारा। अब टेलीग्राफ जो भी संदेश भेजा जाता था वो पहली बात तो संक्षिप्त रूप में भेजा जाए, सामने वाला पता नहीं समझे भी ना भी समझे कुछ, क्योंकि शब्दों के हिसाब से, अक्षरों के हिसाब से पैसे लगते थे। तो यह सेवा क्या थी? बहुत महंगी थी। दूसरी बात, अनियमित भी थी, नियमित रूप से नहीं था, अनियमित था कि हाँ, अब कहते हैं ना कि अब कोई गाड़ी है, सवारी गाड़ी है, गाड़ी सवारी भर गई तो चल देती है 30 मिनट में, और नहीं भरी तो एक घंटे तक वहीं खड़ी रहती। तो वही बात यहाँ है, अनियमित। नियमित कोई भी टेलीग्राफ के द्वारा सूचनाएं नहीं भेजी जा सकती थी। जब तक उसका बहुत सारी सूचनाएं नहीं आएंगी तब तक वह नहीं भेजता इंसान। फिर दूसरी बात, दुर्लभ भी थी, यानी कठिन भी थी। क्यों? क्योंकि सभी जगह तो सुविधा मिलती नहीं है। अब मैं कहूँ कि सभी जगह एयरपोर्ट हो, जरूरी थोड़ी सभी जगह एयरपोर्ट हो, नहीं है ना। तो जहाँ है, जयपुर है, दिल्ली है, जहाँ जहाँ है तो वहाँ ही आपको एयरपोर्ट मिल सकता है। तो वही बात यहाँ है। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी। यानी कहने का तात्पर्य छोटी संक्षिप्त रूप में लिखा जाता, क्योंकि अक्षरों का जैसे टेलीग्राम होता है ना, जैसे कि शादी की है तो कहते हैं ना, बच्चे की शादी आपको आना है, बस सीधी सी बात है। अब वो पूरी बात लिखी कि हाँ भाई इतने तारीख का लगन है, इतने तारीख की मेल होगी, इतने तारीख को बारात जाएगी, इतने तारीख को महिला संगीत होगा, तो बेचारा वो तो टेलीग्राम के चक्कर, टेलीग्राम में सूचना भेजते हुए तो उसी में कंगाल हो जाए, फिर शादी किसकी करेगा भी वो। तो वही बात यहाँ है, ठीक है। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक यानी स्टैंडर्ड शैली बन गई। मानक स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? कि सभी लोग इस शैली को पसंद करने लगे और प्रत्येक समाचार को, प्रत्येक संवाददाता या रिपोर्टर इसी शैली में समाचार लिखने लग गया, इसलिए इसे मानक स्टैंडर्ड यानी सर्वोत्कृष्ट शैली के नाम से जाना लग गया। अब आता है कि समाचार लेखन और 6 ककार। कोई भी समाचार लेखन क्या होता है और उसके 6 ककार कौन कौन से हैं, ये भी देखो। मैंने छोटे छोटे भागों में ऐसा नहीं किया कि कोई बड़ा बड़ा बना दिया है, बस आपको पत्रकारी लेखन पढ़ना, इसे को पढ़ना क्या है समझा दिया मैंने, 3 होते हैं। उसके बाद मैंने बताया समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है, ये सब बता दिया मैंने। उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बता दिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? समाचार लेखन, उसके 6 ककार। 6 ककार कौन कौन से? क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों और कैसे। क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों और कैसे। अब बात करेंगे क्या, कौन, कब, कहाँ, जो ये हैं ये सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, और क्यों और कैसे विवरणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। और प्रथम जो 3 या 4 होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, ये जब जो 4 होते हैं इसका हम प्रयोग, जो उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया था ना, जो जैसे पहला था इंट्रो या मुखड़ा था, उसमें प्रयोग करते हैं। और अंतिम 2 में बॉडी या निकाय अर्थात समापन में हम लोग अंतिम 2 क्यों और कैसे ककारों का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी भी घटना के बारे में कोई भी रिपोर्ट हमें लिखनी है, समाचार में कोई भी सूचना हमें देनी है, तो इन 6 सवालों का जवाब हमें देना पड़ता है। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। फिर अंत में जैसे 6 के 6 सवालों का जवाब हमने दे दिया तो वो मानव समाचार समाप्त हो गया है, ठीक है। अब देखो, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ? पहला, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किससे, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। यानी किसी भी समाचार लिखने में कितने सवालों का जवाब देना पड़ता है? 6। समाचार लिखने के लिए कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? 6। तो कौन कौन से? ये 6 हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों और कैसे विवरणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, और ये 4 जो होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, ये सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, ईमानदारी से बताना, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। याद नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा धीरे धीरे और एक एक शब्द को मैं 5-5 रिपीट करूं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को याद तो हो रहा है ना, याद हो रहा है ना बिल्कुल अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। किसी घटना या समस्या किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े या इंट्रो यानी पहला वाला जो भाग है, यानी सबसे पहले पैराग्राफ यानी शुरुआती 2 या 3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है, को आधार बनाकर खबर ली। यानी क्लाइमेक्स जो होता है ना, इन 3 या 4 ककारों कौन कौन से? क्या, कौन, कब और कहाँ,
इनको ही चारों को आधार बनाकर क्लाइमैक्स लिख दिया जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम चार काका, तीन या चार काकारों प्रयोग उल्टा पिरामिड शैली के किस भाग में किया जाता है? प्रथम भाग में, जिसका नाम क्या? इंट्रो या मुखड़ा। इंट्रो या मुखड़ा में कितने काकारों का प्रयोग करते थे? प्रथम, तीन या चार। कौन कौन से, क्या, कौन, कब, कहाँ, बस ये ध्यान आपको रखना है। क्लाइमैक्स लिखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली किस भाग में लिखा जाता है? इंट्रो या मुखड़ा में लिखा जाता है। ये चार ककार हैं, कौन कौन से, क्या, कौन, कब और कहाँ। इनका इंट्रो या मुखड़ा में सबसे पहले वाले भाग में प्रयोग किया जाता है। इन क्लाइमैक्स जो होता है ना, तो ये होता है ना इंट्रो या मुखड़ा, इसमें लिखा जाता है। इन चार सवालों का जवाब इसमें लिखा जाए, जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं। इसके बाद बॉडी में और समापन में पहले बाकी दो ककार कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। यानी अंतिम जो दो होते हैं ना, ये वाला, एक ये और ये, इन दोनों में क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार। किसी भी समाचार को लिखने के लिए 6 ककारों का प्रयोग अर्थात 6 सवालों का जवाब दिया जाता है। और किसी भी समाचार को लिखते हैं तो उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। किस शैली का? उल्टा पिरामिड शैली, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया, इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी, निकाय और समापन। बोलो याद हुआ? याद हुआ, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। इनमें पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ, ये देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बाकी 2 ककार कैसे और क्यों, ये जो होते हैं ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक। याद नहीं रहे तो वह आ रहा है अंतिम में, ध्यान रखना। यहाँ कोई वह नहीं आ रहा है। वह आ जाए तो वो क्या, क्यों और कैसे, और सूचनात्मक तथ्यों पर नाम आ जाए तो प्रथम 4 क्या, कौन, कब और कहाँ। याद हो गया? चलो अब एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य, आपसे पूछ रहा है किसी भी समाचार में कोई भी लेख या कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। 60 शब्दों में या 80 शब्दों में आंसर दीजिए। तब देखो क्या, वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्यों की संरचना को ही वरीयता दें। यानी कि कठिन, जटिल यानी क्या होता है? कठिन वाक्यों को न लिखें, सरल वाक्यों यानी सरल भाषा में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। हाँ, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी उसे सुन सके, कम पढ़ा हुआ भी उसे आसानी से पढ़ सके। अनपढ़ व्यक्ति जब उसे सुने, कोई पढ़े तो वह भी उसे समझ जाए। तो आम बोलचाल भाषा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। गैर जरूरी जिन शब्दों का प्रयोग करना ही जरूरी नहीं है तो उनका मत करो यार। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। आप लोग जानते हैं सभी पाठक जितने भी समाचार पत्र पढ़ते हैं वो सभी इसका अर्थ समझ जाएं। उन सरल सीधे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों कि चलो छोटे छोटे वाक्य हैं, कुछ बड़े वाक्य तो उसे मध्यम आकार के वाक्यों का प्रयोग करें। ज्यादा लंबे वाक्यों का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बोलो आया समझ में? आ गया? चलो इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना है। बात सही है। कोई भी संवाददाता है, कोई भी रिपोर्टर है, कोई भी पत्रकार, चाहे पूर्णकालिक हो, चाहे अंशकालिक हो, चाहे फ्रीलांसर हो, उसे अपनी भाषा से लोगों को प्रभावित नहीं करना है। उसे बस केवल इतना सोचना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं समाचार लिख रहा हूं, जो मैं किसी घटना को लिख रहा हूं, कोई किसी रिपोर्ट को लिख रहा हूं, तो बस प्रत्येक उस घटना के बारे में प्रत्येक चीज को मैं लिख दूं। उसका मेरा जो उद्देश्य है मैं उसे पाठकों तक पहुंचा दूं। बस जरूरी नहीं है अपनी स्वयं को प्रभावित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। यानी कोई भी रिपोर्टर होता है ना, एक लेखक होता है, उसे आसपास के पर्यावरण पर, आसपास के लोगों पर बहुत ही अच्छे से निगरानी रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। धैर्य, देखो ये चीज है ना, ये चीज जिसमें है
धैर्य, धीरज जिसे कहते हैं। दूसरे शब्द की मैं बात करूं, जैसे इसमें मूल शब्द क्या है, धीर है, और धीर में क्या जुड़ा हुआ है, यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जिसमें धीरज है, धैर्य है, वो इंसान कभी भी किसी भी समस्या में यानी कि हमेशा सफलता ही प्राप्त करे। असफल होने की तो सोचना ही नहीं है, जिसमें ये कूट कूट करके भरा हुआ है। जैसे मैं उदाहरण दूं, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, आप जानते हो अच्छे से, सभी जानते हैं। 2007 T20 2008 है ना, 2007 था, 8 था, देख लेना पहले, मुझे याद नहीं है। फिर 2011 विश्व कप, T20 विश्व कप। तो इस प्रकार से उनमें क्या था, वो एक ही चीज़ कहता था कि मुझे जब कोई काम करते हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उस समय रिजल्ट की मत सोचना, उस समय सोचो आप कितना बेस्ट कर सकते हो, उसको बेस्ट करने की कोशिश करो बस उस धैर्य के साथ में। रिजल्ट क्या होगा छोड़ दो उसको, कोई नहीं देखेगा, बाद की बात है वो, लेकिन तुम में जितना तुम कर सकते हो वो तो करो ना। अब तुम्हारा काम क्या है, धैर्य के साथ में पढ़ाई करना और धैर्य के साथ में पेपर देना। ये मत सोचना पहले पेपर पूरा पढ़ के कि यार इतना कुछ कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं, छोड़ दो यार। एक ही क्वेश्चन नहीं आता, एक को करते जाओ, जो नहीं आता छोड़ दे जाओ, बाद में देखेंगे उसको। ऐसा मत सोचना, वरना पेपर आते आते खराब हो जाएगा। और पूरा पढ़ लिया यार, बीच में से ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो जो आता है ना वो भी भूल जाओगे। तो ये है ना, ये रहा ना आपके अंदर। तो प्यार बच्चों, आप लोग अच्छे से 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और मैं जहां तक जानता हूं 101% आएगा ये क्वेश्चन। फीचर क्या है, तो बता सकते हो मुझे फीचर क्या है? जल्दी से बताओ क्या है। देखो, फीचर जो है ना, प्रमुख रूप से पाठकों का मनोरंजन करता है। यानी कोई भी सूचना है जो हम लोग पहले से जानते थे, अब उसको जो संवाद आता है, जो रिपोर्टर है, जो पत्रकारक है, वह उसे अपनी कल्पनाओं द्वारा, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के द्वारा, अच्छी अच्छी तस्वीरों के द्वारा, कार्टूनों की तस्वीरों के द्वारा उस खबर को छापता है, तो उसे फीचर कहा जाता है। वैसे हम लोग एक छोटी सी बात ध्यान रखना, बस ये हमें तात्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता, यानी कि करंट सूचना से अवगत नहीं कराता है हमें। पहले कोई दबी हुई घटना है उसके बारे में हमें अवगत कराता है दोबारा से, लेकिन वो अपने विचार कल्पना को जोड़ करके उसमें लिखता है। देखो, समाचार अब लिखते हैं ना, 24 घंटे में जो समाचार लिखा जाता है उसमें तो जो भी संवाद आता है, रिपोर्टर जो होता है, उसमें अपने कल्पना विचार नहीं, जो देखता है वही लिखता है। लेकिन फीचर में वह अपनी कल्पना को, विचारों को भी जोड़ सकता है, कार्टून, ग्राफिक्स आदि को भी जोड़ सकता है। शिक्षा देने का कार्य ये भी करता है, सूचना देने का कार्य ये भी करता है, मनोरंजन का प्रमुख रूप से मनोरंजन कार्य करता है। लेकिन इसमें समाचार में और फीचर में यही एक अंतर है, यह तात्कालीन करंट जीके जिसे हम कहते हैं, करंट जीके से अवगत नहीं कराता, करंट घटना से हमें अवगत नहीं कराता है, ये ध्यान रखना। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपता है, इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। क्या? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। यानी फीचर क्या होता है? एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और एक सृजनात्मक लेखन होता है जो सूचना और शिक्षित करने के साथ साथ प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं, ये सबसे बड़ा अंतर है। एक सबसे बड़ा अंतर है, फीचर और समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटना, करंट सूचना से हमें अवगत नहीं कराता है। तो हम लोग समझ गए होंगे कि फीचर जो होता है एक सुव्यवस्थित, अच्छे से सेट किया हुआ शब्दों के माध्यम से, आत्मनिष्ठ, आत्मा से जुड़ा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मक, नए नए चीजों का निर्माण करने का दिमाग उसमें जुड़ता रहे, शिक्षित करने का, सूचना देने का और मनोरंजन करने का कार्य करता है। बस ये ध्यान रखना, करंट घटना से हमें अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। जैसे समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं, तो फीचर शैली लिखने के लिए कोई निश्चित शैली नहीं है। वैसे हम कह सकते हैं कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं।
समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। कोई भी समाचार लिखते हैं तो किसके ऊपर, कोई भी संवाददाता रिपोर्टर कोई भी समाचार लिखता है तो किसके ऊपर ध्यान देता है? सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण, कल्पना, भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। एक दूसरा अंतर ये मिल गया। पहला अंतर था तात्कालिक घटना से अवगत नहीं करा। दूसरा, अपनी समाचार लिखने वाला पत्रकार होता है, अपनी कल्पना विचार जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन फीचर में ऐसा पत्रकार कर सकता है। दूसरा अंतर क्या है? फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह है, यानी कथात्मक यानी कहने की शैली है। लेकिन समाचार लिखने के लिए प्यारे बच्चों उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है। चलो आगे। तीसरा अंतर क्या है? फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक और आकर्षक, मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फीचर की भाषा और शैली अलंकारिक और ध्रुव बना दिया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं है कि फीचर की शैली जो हमें मनोरंजन कार्य कराती है तो उसको हम कठिन बना दे, अलंकारों का प्रयोग करते, ऐसा नहीं है। फीचर की शैली भी बिल्कुल मन को छूने वाली होती है। ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लिखता है, हम हंसते हंसते है ना, हंसते हंसते पेट में दर्द भी हो जाता है। ऐसी शैली होती है जिसमें वह अपने कल्पना, अपने भावनाओं को उसमें जाहिर करता है वो पत्रकार। चौथा सबसे बड़ा अंतर क्या है? फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर आमतौर पर रिपोर्ट से बड़े होते हैं। ध्यान रखना, किसी भी समाचार रिपोर्ट से फीचर आमतौर बड़े होते हैं। वैसे सामान्यतः अखबार और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। आपसे पूछा जाएगा सामान्यतः किसी भी पत्रिका या अखबार या समाचार पत्र में फीचर सामान्यतः कितने शब्दों का होता है? तो 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर। वैसे आमतौर पर समाचार लेखन की तरह इसकी कोई फिक्स शब्दों की सीमा नहीं होती, कितना भी बड़ा हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का आदि का होना बहुत जरूरी, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य क्या है? मनोरंजन करना। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों, मुद्दों पर फीचर लिखा जाता। ऐसा नहीं है कि मजाक वाले ही कोई भी मुद्दा हो सकता है, चाहे कोई राजनीति संबंधित हो, चाहे कोई भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे किसी पढ़ाई से संबंधित, कैसा भी मुद्दा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई इजी वाला सरल मुद्दा उठा लो, नहीं, कैसा भी मुद्दा हो सकता है। जैसे आप अपने स्कूल, उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यानी कि दरअसल फीचर क्या है? एक ट्रीटमेंट है जो आमतौर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक, यानी कि विषय और मुद्दा, कैसा मुद्दा है, कैसा विषय, उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक डॉक्टर किसी का इलाज करता है ना, वैसे एक समाचार पत्र फीचर लिखता है। ठीक है, आगे। यही कारण है कि समाचार फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। देखो, मैं कहूं तो मैं मानता हूं प्रत्येक समाचार को तो नहीं, लेकिन लगभग 70 या 60% समाचार को फीचर शैली में लिखा जाना चाहिए। अच्छे ग्राफिक्स, रेखांकन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं लेकिन चित्रों को देख के कुछ चीज़ें समझ जाते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो कार्टून देख के किसी चीज़ को समझ जाते हैं, और बड़ों को तो वैसे अच्छा, समझदारों को वैसे अच्छा भी लगता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के और नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को ही इसमें लिखा जाता है, हल्के फुल्के हो जो मनोरंजन का कार्य करते हो। अब आगे आता है प्यारे बच्चों विशेष रिपोर्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा? पत्रकारी लेखन, उन कितने प्रकार के होते हैं, समाचार लेखन 6 प्रकार, और फिर हमने उल्टा पिरामिड शैली, और फिर हम लोगों ने अभी पढ़ा फीचर लेखन। अब पढ़ते हैं हम लोग विशेष रिपोर्ट। नाम ही क्या है? रिपोर्ट, यानी घटना विशेष यानी विशेष, किसी भी विशेष घटना को, किसी भी कोई घटना है उसे गहरी छानबीन करते हुए फिर उसके बारे में लिख देना एक विशेष रिपोर्ट होता है। नाम से पता चल रहा है, ठीक है।
अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित, यानी गहरी छानबीन करते हुए विश्लेषण करके अच्छे से उसके बारे में जान करके फिर उसे लिख देना एक विशेष रिपोर्ट कहलाती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, उससे संबंधित, उस घटना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों का फिर विश्लेषण किया जाएगा, फिर जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारण क्या है, फिर हमें उसको स्पष्ट, यानी कि किसी भी घटना की गहरी छानबीन, व्याख्या, विश्लेषण करके फिर उसके नतीजे, कारण, प्रभाव सब कुछ छाप देना, समाचार में पाठकों के पास पहुंचा देना, उसे कहा जाता है विशेष रिपोर्ट। अब रिपोर्ट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अब देखो, खोजी रिपोर्ट जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो हमारे पास पहले से उपलब्ध नहीं है, फिर उसकी गहरी छानबीन करके कोई भी रिपोर्टर रिपोर्ट लिख देता है, घटना को लिख देता है समाचार में, तो उसे कहा जाता है खोजी। मैंने क्या कहा, ऐसी रिपोर्ट जो पहले से उपलब्ध नहीं है उसकी गहरी छानबीन करना। इन डेप्थ रिपोर्ट पहले से उपलब्ध है हमारे पास, फिर उसकी गहरी छानबीन करके फिर रिपोर्ट लिखना। और विवरणात्मक विश्लेषण होता है जिसे विवरण से लिख देना। देखो, विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्यों सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। देखो, मैंने कहा ना, जो पहले से उपलब्ध नहीं थी उसकी गहरी छानबीन करके लोगों के सामने लाना, उसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिव या खोजी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी पहले से जो उपलब्ध नहीं है उसकी गहरी छानबीन करके फिर पाठकों के सामने लाना, और पहले से उपलब्ध है फिर उसी गहरी छानबीन करके फिर पाठकों के सामने लाना, तो इन डेप्थ रिपोर्ट। दोनों में अंतर ध्यान रखना। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचारों के लिए, अनियमितताओं के लिए और सरकार की गड़बड़ियों के को उजागर करने के लिए किया जाए। यानी आमतौर पर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों को गहरी छानबीन की जाती है। उसके आधार पर किसी घटना, समाचार या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाए। यानी सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध हैं, फिर उसकी गहरी छानबीन करके फिर पाठकों के सामने समाचार लाना, फिर उसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों, क्या, इन डेप्थ रिपोर्ट। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया। इनकी देखो, नाम क्या है, विश्लेषण रिपोर्ट। तो कोई भी घटना है उसके विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। लेकिन जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीकी विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। देखो, दोनों में अलग अलग है, दोनों थोड़ा सा, यानी कि विश्लेषण रिपोर्ट में किसी भी घटना की विश्लेषण व्याख्या पर जोर दिया जाता है, लेकिन विवरणात्मक किसी भी घटना की विस्तृत रूप से, बारीकी विस्तृत रूप से पाठकों के सामने उपलब्ध कराना। देखो, एक बार वापस समझो। खोजी रिपोर्ट जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है, ऐसी सूचना जो पहले से उपलब्ध नहीं, उसे गहरी छानबीन करके फिर पाठकों के सामने कोई समाचार ला देना, यानी कोई समाचार लिख देना, उसे कहा जाता है खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इसका प्रयोग भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों को सामने लाने में किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट ऐसे सूचना जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध है, फिर उसकी गहरी छानबीन की जाती है और फिर वो समाचार पत्र में छपती है, तो उसे कहा जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी भी रिपोर्ट या घटना के लिए विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। और विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी भी घटना की विस्तृत और बारीकी रूप से जानकारी प्राप्त होती हमें, या विस्तृत या बारीकी रूप से किसी घटना के बारे में लिख दिया जाता है, तो वो होती है हमारी विवरणात्मक रिपोर्ट। याद हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ भी, याद हुआ, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से एक बार बता दो मुझे, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलें? ओके।
आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार रिपोर्टों को फीचर और फीचर शैली में भी लिखा जाता है। आमतौर पर कोई भी विशेष रिपोर्ट होती है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा है, लेकिन आमतौर पर कभी कभी फीचर शैली में और कभी कभी उल्टा पिरामिड शैली फीचर शैली को दोनों को मिक्स करके भी लिखा जाता है। चूंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य रिपोर्ट की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, क्योंकि विस्तृत रूप से लिखेंगे तो विस्तृत बड़ी होंगी, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों की शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः विशेष रिपोर्ट को लिखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी फीचर शैली का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन पाठकों की रुचि बनानी है हमें, उन्हें मनोरंजन भी आए, सूचना मिल जाए और उन्हें जानकारी अच्छे से प्राप्त भी हो जाए, तो हम लोग उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों शैलियों का प्रयोग कर देते हैं, तो वो भी अच्छी रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो श्रृंखलाबद्ध, श्रृंखला है बेटा ये शुद्ध कर लेने से, श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। भाषा देखो, एक अच्छे लेखन की जो मैंने विशेषता मतलब सारे के सारे किसी भी कोई भी लेखन बोले ना, इस लेखन विशेषता मतलब सारे के सारे जो के तो लिख दो, बस नाम बदलते रहना। समाचार लेखन यहाँ विशेष रिपोर्ट है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि बड़ी घटना होती है ना, बड़ी जो सूचना होती है, तो उसे हम छोटे छोटे पार्टों में भी रोजाना आज इतना पार्ट, ए पार्ट, बे पार्ट, से पार्ट ऐसे डिवाइडो करते हैं या वैसे भी छापते रहते हैं। अब आता है विचार परक लेखन लेख, ये ध्यान रखना, विचार परक। अब क्या होता है ये, अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है, यानी कि विचार परक लेखन किस कैसे कैसे बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आप लोग किसी मतलब कोई व्यवसाय चलाना चाहते हैं, विचार नहीं आ रहा है, तो उसे आप पढ़कर विचार भी कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। इस तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाली विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे विचार उसमें छपते हैं। यानी कहते हैं ना आज का सुविचार, कहते हैं ना कि समय आपके अनुसार नहीं चलता, आपको समय के अनुसार चलना चाहिए। कहते हैं ना इस प्रकार, चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ऐसे सुविचारों की सहायता से या किसी समाचार लेखन की अच्छी, जिसमें हम लोग विचार पर होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि व्यवसाय डूब जाता तो फिर क्या करना चाहिए, इंसान को भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, इंसान को कभी भी मेहनत से मन नहीं छुपाना चाहिए, कभी आलस से नहीं करना चाहिए, ऐसी सूचनाएं बहुत सारी होती हैं। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्र लेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में। कौन कौन से लेखन आते हैं ध्यान रखना, विचारपरक लेखन में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय अग्र लेख, संपादक द्वारा लिखा गया लेख, लेख कोई टिप्पणियां या विचारपरक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ या कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ओपैड पृष्ठ भी विचारपरक लेखन और टिप्पणियां और स्तंभ प्रकार, यानी कि एक संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है जिसे कहा जाता है ओपैड पृष्ठ, जिस पर भी विचारपरक लेखन, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित। तो आपसे पूछा जाएगा कि संपादकीय पृष्ठ के सामने जो पृष्ठ होता है उसका नाम क्या है, ओपैड पृष्ठ है, उसमें कैसे कैसे सूचनाएं लेख लिखे जाते हैं, तो टिप्पणियां, स्तंभ और विचारपरक लेखन लिखे जाते हैं। ये भी ध्यान रखें, जो किसके सामने होता है, संपादकीय पृष्ठ के जस्ट सामने होता है। अब आता है संपादकीय लेखन। क्या होता है ये, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज मानी जाती है। यानी संपादकीय लेखन जो होता है, जो संपादकीय को उस अखबार की क्या मानी जाती है, आवाज। यानी कहने का संपादकीय पृष्ठ पर जो भी लेख प्रकाशित होता है उसे अखबार की क्या मानी जाती है, आवाज मानी जाती है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना इसे। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी विशेष व्यक्ति का विचार नहीं होता है, इसलिए इसे किसी के नाम के साथ नहीं ध्यान रखना, संपादकीय जो लेखन होता है जिसे अखबार की आवाज कहते हैं, यह किसी एक पत्रकार या एक व्यक्ति का दिमाग नहीं होता, उपज नहीं होती है, बहुत सारे सदस्यों का संपादकीय, उप संपादकीय, उसमें रहने वाले कर्मचारी सभी का सहयोग होता है, इसलिए उसे अखबार की बहुत अच्छा लिखा जाता है, इसलिए उसे अखबार की आवाज मानी जाती है, यानी कि उसे नाम से जाना जाता है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार के काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक सदस्य पर डाल दिया जाए, ये गलत हो गया, तो नहीं,
अच्छा होगा तो सभी को सराहा जाएगा, गलत होगा तो सभी को, सीधी सी बात है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक, आमतौर पर जो भी संपादकीय लेखन होता है वो कौन लिखता है? सहायक संपादक, संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय लेखक नहीं लिखता है, ध्यान रखना। आमतौर अखबार में सहायक संपादक और संपादकीय ही लिखते हैं। बाहर का कोई भी पत्रकार आकर के कोई संपादकीय लेख नहीं लिख सकता। हिंदी के अखबारों में कुछ में तीन, कुछ में दो, कुछ में केवल एक संपादकीय प्रकाशित होते हैं। हिंदी के जितने अखबार में किसी में तो 2 पृष्ठ होते हैं, किसी में 3 पृष्ठ होते हैं, किसी में एक ही पृष्ठ होता है, किसी में यानी कि 3 से ज़्यादा भी होते हैं, जो कुछ ज़्यादा अच्छा लिखता होगा तो कोई, तो इसलिए यानी कि 2, 1, 3 पृष्ठ भी हो सकते हैं। अब होता है स्तंभ लेखन। स्तंभ से भी किसी भी अखबार की आवाज़ मानी जाती है। स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है, विचारपरक लेखन का एक रूप माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, जैसे कि मुझे खेल क्षेत्र पसंद है तो खेल मेरे लिए अच्छा है, तो मैं एक अच्छा विचार, एक रुझान आता है खेल के प्रति, तो मैं स्तंभ लिख सकता हूँ। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय सुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता स्तंभ लेखक को पूरी तरह छूट। जिस प्रकार फीचर लेखन में कोई पत्रकार लिखता है ना, वैसे ही स्तंभ लेखन में क्या होता है, उसमें अपनी कल्पना, विचार, अपने भावनाओं को जाहिर कर सकता है। दूसरी बात, इसमें कोई लेखन शैली होती है ना, जो अपने खुद की पत्रकार खुद की एक शैली होती है, जो उस विशेष क्षेत्र के बारे में वह अच्छे से विचार, अच्छे से जानकारी रखता है। तो ऐसे अखबार क्या करते हैं, उन पत्रकारों को एक नियमित स्तंभ लेखन लिखने के लिए जिम्मा दे देते हैं कि तुम हमेशा सदैव एक स्तंभ लेखन लिखा जाना चाहिए। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्ति होती है। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किया जाता है, यानी कि स्तंभ लेखन लेखकों के, पत्रकारों के नाम से छापे जाते हैं और उन्हीं के नाम से जाने भी जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण ही पहचान, यानी कुछ स्तंभ तो इतने लोकप्रिय हैं, कोई अखबार होता है ना तो उन स्तंभों के कारण ही पहचाने जाते हैं। तो उसका आपको पता है, फिर ऐसा कोई पत्रकार होता है, फिर उसका पेमेंट भी बहुत अच्छा होगा और ज़िंदगी भर के लिए वह स्तंभ लिखता रहेगा और पैसा बहुत कमाएगा फिर वो, और पैसा नाम भी कमाएगा। लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं, ध्यान रखना, नया जो पत्रकार होता है, नया जो लेखक होता है, उसे स्तंभ लेखन लिखने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि अखबार की आवाज़ संपादकीय लेखन की तरफ मानी जाती है। अब लेख होता है, कोई भी लेख लिख दो, किसी प्रकार का, कोई व्यावसायिक मुद्दा हो गया, कोई व्यापार लेख हो गया, कोई खेल पृष्ठ हो गया, जिसमें आपकी अच्छी जानकारी होती है, अच्छा आप लोग रुचि रखते हैं, वही होता है लेख। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं लेख, और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त जरूरी है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, तैयारी होनी चाहिए। किसी भी विषय पर आप लोग लेख लिखो तो उसमें तैयारी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं, यानी कि किसी भी विषय पर आप लेख लिख रहे हैं तो पहले आप लोग पुराने ग्रंथ निकालो, यार उन लोगों ने क्या लिखा था, फिर उनके बारे में पढ़ो, अच्छे लेख पढ़ो ना, फिर आप अपने बारे में कोई भी विषय के बारे में एक लेख लिख सकते हैं। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है, हर लेखक की अपनी एक शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हो तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो और जानकारी हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। इन कहने का तात्पर्य यदि आप कोई लेख लिखना है, आप जानते हो कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने, इस अखबार को जाने, मैं भी अच्छा नाम कमाऊं, अखबार भी अपना अच्छा नाम कमाए, तो सबसे पहले आप वह मुद्दा लिखो, वह सूचना सामने लाओ लोगों के, वह लेख लिखो जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़, मजबूत पकड़, उसको पढ़ करके फिर आपकी धीरे धीरे सभी बातें उनको अच्छी लगने लगी और पाठकों को एक बार आपने लुभा लिया तो फिर वो आप ही का नाम देखने के लिए, आप ही का लेख देखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, कब वो लेख लिखेंगे, कब हम लोग पढ़ेंगे। लेख की शुरुआत
में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई ताजा घटनाक्रम है, कोई ताजा जानकारी, कोई ताजा प्रसंग है और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को आप लोग उसमें जोड़ देते हैं तो वह लेख बहुत ही अच्छा लोकप्रिय भी होता है। फिर आपका लेख लोकप्रिय हो गया तो आप भी लोकप्रिय हो जाते हैं। अब आता है कि क्या है विशेष लेखन, यानी कि विशेष लेखन क्या होता है। एक विशेष रिपोर्ट है, विशेष लेखन होता है। विशेष लेखन किसी मुद्दे पर भी वही बात है कि कोई भी रेडियो हो गया, कोई समाचार पत्र हो गया, कोई भी किसी प्रकार का जो लेख होता है, जैसे कि मान लो मैंने कहा ना अभी, कोई व्यापार के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, कोई खेल के लिए, इनके लिए अलग अलग तरह की एक विशेष लेखन, एक डेस्क होती है, एक अलग से एक जरिया होता है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर या सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है, विशेष लेखन। यानी सामान्य लेखन से हटकर अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी, रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप समाचार पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो पर कोई विशेष लेखन लिखना है तो आपके लिए एक अलग से डेस्क बनी होती है और उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समय भी क्या होता है, अलग होता है। यानी कि आप लोग किसी भी यानी समाचारों के लिए, किसी पत्रिका के लिए, किसी रेडियो के लिए कोई लेखन लिख रहे हो या किसी टीवी के लिए लिख रहे हो तो उन सब के लिए अलग अलग कर्मचारी होते हैं, उन सब के लिए एक अलग से डेस्क बनी होती है, अलग अलग से केबिन यानी अलग अलग से उनका वर्टिकल दे दिया जाता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए अलग डेस्क, खेल डेस्क अलग होता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग, यानी कि व्यवसाय का है, कारोबार का है तो अलग एक डेस्क होगी, अलग लोग कर्मचारी होंगे उनको लिखने के लिए। अब खेल जगत है तो खेल की जुड़ी खबरें अलग डेस्क होगी, अलग कर्मचारी होंगे उसके लिए लिखने के लिए। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर्मचारी होते हैं उसको लिखने के लिए। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होने, यानी उसको जो भी इन डेस्क जितने भी काम करते हैं ना तो उसके संपादक संवादकों की अपेक्षा की जाती है कि उस विषय संबंधित अलग से विशेषज्ञता रखने वाले लोग ही वहाँ होने चाहिए। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी विषय से जुड़ी हुई, यानी कि ये सभी अलग अलग डेस्क होती है इनकी लिखने वाले कर्मचारियों की, और कर्मचारी अलग होते हैं। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी संवाददाता यदि ऐसा विभाजन करता है तो पहले तो उनसे लोगों, उन संवाददाता जितने पत्रकार होते हैं उनकी जानकारी और उस पर वो किस प्रकार से कितना ज्ञान है, उनमें कितनी दिलचस्पी रखते हैं उस क्षेत्र में, फिर उसको अलग अलग से डिवाइड कर दिया है उन लोगों को। मीडिया की भाषा में से क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति, जो कर्मचारी जिस क्षेत्र में अधिक दिलचस्पी जानकर रखता है तो उसी प्रकार की डेस्क या उसी प्रकार के विषय लेखन दिया जाए, उसे क्या, मीडिया के क्षेत्र में उसे क्या कहा जाता है, बीट। यानी कि आप खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आपको खेल क्षेत्र पसंद है तो आपको खेल बीट दे दी जाएगी, यानी कि आप खेल के बारे में ही लिखेंगे। आपको कारोबार के बारे में अच्छी जानकारी, आपको शेयर बाजार के बारे में अच्छी जानकारी तो आपको कारोबार बीट दे दी जाती है। यानी कि जो क्षेत्र हो जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है, जिसमें आपकी जानकारी होती है, मीडिया की भाषा में उसे बीट कहा जाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। यानी आपको अपराध पसंद है तो आपके आसपास अपने शहर में कौन कौन से अपराध हो रहे हैं उसकी गहरी छानबीन करना, उसे कहा जाता है आपराधिक बीट। केवल आप वो अपराध के बारे में लिखेंगे। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी, यानी कि जब वह उस बीट के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में लिखता है तो जिम्मेदार वही होगा, कुछ गलती करेगा तो, और जवाबदेह भी वही होगा। तो जब भी तो कहा जाता है कि कोई भी पत्रकार जो होता है तो उसकी दिलचस्पी और उसकी ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में उसे वह बीट या क्षेत्र दिया जाता है। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है, और अगर आपकी आर्थिक कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है तो आपके इससे आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। यानी जैसे देख लो अलग अलग विशेष लेखन हो गया, भाषा शैली पर अधिकार, विषय की गहरी जानकारी। तो कहने का तात्पर्य आप जिस क्षेत्र में अच्छी जानकारी, दिलचस्पी रखते हैं तो आपको वही बीट दे दी जाती है। अगर आपको प्रकृति, पर्यावरण से प्यार है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है, समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन विशेष लेखन
केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। देखो, एक तो होती है सामान्य बीट, एक होती है विशेषीकृत बीट। तो सामान्य बीट में तो आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो काम चल जाएगा, लेकिन विशेषीकृत बीट, विशेषीकृत जो क्षेत्र होता है उसमें आपको गहरी बारीकी से विश्लेषण से आपको विस्तृत रूप से उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती है और जवाबदेह भी आप ही हो सकते हैं। जैसे देखो, सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं, सामान्य बीट भी आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि आप लोगों को कोई भी क्षेत्र दे दिया, कोई बीट दे दी जाती है तो उसे गहरी जानकारी होनी चाहिए आप लोग। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं राजनीति का, तो वो समझो अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत नीतियां क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि सामान्य रिपोर्ट में यदि इतनी चीज़ हम उस पार्टी के बारे में जानेंगे, अरे बेटा पढ़ लो, बहुत अच्छा आगे काम कर लोगे, कोई नहीं तो फिर तुम्हें ना किसी जानकारी जुटाने में लग जाएगी पूरी दिन, और गलती से कुछ अलग गलत छप गया तो मानते हैं कि एक दिलचस्पी अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको मन लगा के धैर्य के साथ मेहनत के साथ कार्य करना बहुत अलग बात है। अभी से कर लो ना इतना, बाद में इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पहले ही इतने अच्छे इंसान, बड़े इंसान बन जाओगे। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जानकारी की पुष्टि कई स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, छोटी बड़ी सभी खबरों को आपको उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपको बीट मिलती है, तो उसकी गहरी छानबीन आपके पास होनी चाहिए। यह तो ही बीट रिपोर्टिंग, यह तो एक सामान्य बीट रिपोर्टिंग। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषज्ञ रिपोर्टिंग में फर्क है क्या? दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। बीट रिपोर्टिंग सामान्य बीट रिपोर्टिंग में यानी कि दिलचस्पी और जानकारी होना काफ़ी है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टिंग को आमतौर पर अपने बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। यानी कि सामान्य बीट रिपोर्टिंग है, जैसे संवाददाता, विशेष संवाददाता, हम लोग आगे नाम पढ़ेंगे। बीट रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता, विशेषज्ञ रिपोर्टिंग करना विशेष संवाददाता होता है। ऐसे ही आप किसी क्षेत्र के बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग, तो किसी क्षेत्र में आपको जानकारी होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, बस आप उसके बारे में सामान्य चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन विशेषीकृत में आप लोग किसी भी रिपोर्ट के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी गहरी छानबीन, जैसे खोजी रिपोर्ट होता है ना, ऐसे ही इसमें कार्य करना पड़ता है। अगर जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता और उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है, इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, एक बार वापस देखो। अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है तो बीट रिपोर्टिंग करने वाला केवल क्या करेगा कि संवाददाता उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य उसमें शामिल आ जाएं, बस ठीक है। लेकिन विशेषीकृत करने वाला क्या करेगा कि यह बाजार में गिरावट आई है तो आई क्यों है, कैसे आई है और इस पर
जो निवेशक है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। यही कारण है बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को, बीट कवर जो बीट करता है केवल उसके बाद सामान्य जानकारी लिखता है उसे संवाददाता, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेखक, फ्रीलांसर पत्रकार या लेखक तक भी सभी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, बीट क्षेत्र कवर करने वालों को संवाददाता, विशेषीकृत बीट रिपोर्टिंग करने वालों को विशेष संवाददाता कहा जाता है। लेकिन विशेषीकृत संवाददाता में आप किसी भी प्रकार के पत्रकार को आप लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी उसको पूर्ण रूप से होनी चाहिए, उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए, उसकी जानकारी का आपको पता होना चाहिए और आप उस क्षेत्र के बारे में गहरी से गहरी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो ही आप लोग वह कार्य कर सकते हैं जिसमें आप फ्रीलांसर पत्रकार भी जब फ्रीलांसर आ गया है, मतलब जो भी व्यक्ति पत्रकार है किसी क्षेत्र में विशेष जानकारी प्राप्त करता है तो वह यह कार्य कर सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। माहिर यानी कि उसकी सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसके प्रत्येक क्षेत्र के बारे में वह जानकार होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हो और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हो। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि मान लो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, अब देवनागरी लिपि में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, तो सारी की सारी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। अब 2023 का जो बोर्ड पेपर होगा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा, वो क्या क्या सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड किया वो मुझे दिमाग में होना चाहिए। किस पुस्तक से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मेरे दिमाग में होने चाहिए। किस पुस्तक से कैसे सब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे या औपचारिक पत्र लेखन आएगा या अनौपचारिक, ये सब मेरे पास होनी चाहिए। आपके पास जो भी सूचना आती है हिंदी संबंधी वो सब मेरे पास होनी चाहिए। निबंध लेखन आएगा नहीं, मैं निबंध लेखन करवा रहा हूं, अरे मुझे तो रचनात्मक लेखन करवाना चाहिए। बात सही है, गलत है? तो इस पर मुझे पता विज्ञापन लेखन नहीं है तो आपके मैं करवा रहा हूं विज्ञापन, वो तो गलत है। तो इस वितान भाग 2 पुस्तक है, उससे एमसीक्यूज आएंगे तो मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव आएंगे, तो गलत बात है ना। तो मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए इस विषय के बारे में, क्षेत्र के बारे में। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है किसी भी लेख के बारे में आप नहीं जानते, आप परमानेंट आप वहाँ के लिखने वाले हो, पत्रकार हो, लेकिन आपको इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी किसी और विशेषज्ञ को है तो वह उसे लिख सकता है। जैसे रक्षा विज्ञान, विशेष नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास इन क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है, वो इसकी बारीकियां समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और हिंदी विषय से जुड़ा हूँ, तो यदि मैं 60 साल का हो जाऊँगा और एक 30 साल का एक टीचर पढ़ा रहे, मैं 60 साल का हूँ, तो सबसे ज़्यादा जानकारी मेरे पास। यदि कोई कहेगा कि हिंदी व्याकरण के बारे में लिखो, इस विषय एक पुस्तक लिखनी है या एक साहित्य की पुस्तक लिखनी है, एक काव्य शास्त्र पुस्तक, तो ज़्यादा जानकारी किसके पास होगी? मेरे पास होगी। तो मैं क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 40 साल खपाए हैं और वो इंसान जो टीचर है वो मात्र 5-7 साल से पढ़ा रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, तो मैं वह लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं उस वर्टिकल में पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता, उस किसी संस्था में पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मेरा मान सम्मान होगा, फिर भी मैं ही उस विषय के बारे में लिखूंगा। तो ऐसा ही यहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। नोट, ये ध्यान रखना, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो आपकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक होगी। शैली ध्यान आपको रखनी है। समाचार लिख रहे हैं तो मानता हूं किसी विशेष लेखन को निश्चित शैली नहीं होती है,
लेकिन अगर आप कोई समाचार लिख रहे हैं बीट से संबंधित तो आपकी उल्टा पिरामिड शैली होगी, और यदि आप फीचर लिख रहे हैं तो आपकी शैली कथात्मक शैली होगी, कथात्मक। अब देखो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, देखो अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि, यानी कि बहुत सारे क्षेत्र हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र के बारे में गहरी जानबीन रखते हैं तो भी आप अच्छा एक स्टैंडर्ड अपना रख सकते हैं अपने इस संसार में। देखो कारोबार और व्यापार, अगर आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ होते हैं, और यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किसी समाचार में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना। भाई मैं कह रहा हूं अपने बारे में, मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं सबसे पहले ना अखबार में सामने का पृष्ठ देख लेता हूं, सरसरी नजरों से देखा नहीं तो सीधा खेल पृष्ठ जाता है ऐसे करके, और जिसमें खेल पृष्ठ नहीं है तो मेरी नजरों में पूर्ण समाचार पत्र नहीं है। वैसे ही जो कारोबार करता है, जो पैसा धन कमाना चाहता है, जिसका व्यवसाय है, तो उसको कारोबारी पृष्ठ चाहिए। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा जिसमें आर्थिक और खेल पृष्ठ यदि नहीं है किसी भी समाचार पत्र में तो उसे पूर्ण रूप से समाचार पत्र नहीं माना जाता है। तो अलग अलग अखबारों के अलग अलग पृष्ठ होते हैं भाई, किसी में हीरो हीरोइन की जानकारी वाला एक अलग से पृष्ठ होता है तो वो उसी की पृष्ठ के ऊपर पढ़ता है, वह अखबार उसी के कारण जाना जाता है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो ये क्षेत्र मैंने बताया ना, इनका अलग अलग से एक कहते हैं कि एक अलग से पृष्ठ होता है। तो कोई समाचार पर्यावरण पृष्ठ से फेमस है, कोई खेल से, कोई फिल्म से, कोई अपराध से, कोई कानून मुद्दे से, कोई विज्ञान, यानी कि बहुत सारे अखबार अलग अलग क्षेत्र के पृष्ठ से माने जाने जाते हैं। इसकी वजह से यह है कि अर्थ यानी धन आदमी की जीवन मूल्य का आधार, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व होता है। अर्थ धन, बात तो से धन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई है, ज्ञान है तो धन अपने आप अपने पास चला आएगा, ऐसे आएगा। आप है ना ऐसे ऐसे हाथों से आप लोग समेटना चाहो तो समेट सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ो यार, आपका पढ़ने का समय 25-30 साल तक आप इतना पढ़ो कि बस उसके बाद फिर पैसा इकट्ठा करना है आप लोगों को बस। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बात उसे प्रत्येक खेल में आजकल बच्चे उसे देख करके खेल सीखने की कोशिश करते हैं। मम्मी पापा से वो भी कहते हैं मैं ये खेल में सीखना चाहता हूँ, सीख गया तो फिर आपको पता है आज है ना सबसे ज्यादा पैसा है ना खेल में है, आपको ये पता होगा। सूचना के स्रोत देखो, मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे और समितियों की रिपोर्ट, यानी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है हमारा कैसे करें कहानी का नाटक, यानी कोई भी कहानी है उसको नाटक में रूपांतरित करना है। तो सबसे पहले हमें 2 चीजें पता होना चाहिए, नाटक और कहानी में कुछ चीजें समान होती हैं, उन दोनों चीजों को समान है उनको हमें समझना चाहिए। जैसे कोई नाटक होता है तो वो दृश्य माध्यम होता है, कहानी होता है तो वो केवल हम सुन सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक में हम लोग देख भी सकते हैं। तो उस समय की तात्कालिक स्थितियां हमें पता होनी चाहिए। उस समय यदि 1980 की फिल्म है तो अब उसे ही मूवी को हम लोग आज बना रहे हैं तो फिर आज का समय के अनुसार उसे परिवर्तित यानी कि क्षेत्र को, स्थान को बदलना चाहिए। तो देखो एक बार, साहित्य की अलग अलग विधाओं, अलग अलग स्वरूप होते हैं। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उसके तत्व भी अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो, भाषाएं बदल जाती हैं, काव्यात्मक है या गद्य काव्य है, इस प्रकार से। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती, मैंने कहा ना, यानी कि कुछ चीजें अलग होती हैं, कुछ में भाषाएं बदल जाती हैं, गद्यखंड है, पदखंड है, इस प्रकार से, या कुछ समय आवश्यकता के अनुसार समय और काल यानी काल और स्थान भी बदल दिया जाता है आवश्यकता के अनुसार। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में विविधता और समानताओं को समझना चाहिए, यानी क्या क्या विविधता है और क्या क्या समानता है उसको समझना चाहिए। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को भी समझना होगा। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, वहीं नाटक का लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता और अन्य लोगों से एक दूसरे से जोड़ता है। चूंकि दृश्य स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई मूवी देख कर आए तो आप 80% मूवी जो कि तुम बता देते, क्यों? देखी हुई चीजें ना हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए तो मैं भी आपके सामने
यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। जब जब इनका रूपांतरण हुआ है तो समय को और स्थान को विशेष ध्यान में रखा गया है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, लेकिन नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। देखो अंतर सबसे बड़ा, नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं, मंच सज्जा होती है और संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। यानी नाटक, किसी भी कहानी को नाटक बदलते हैं तो बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, उसका सभी हमें जानकारी होनी चाहिए। समानता यह होती है, कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, बात तो सही है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं और द्वंद्व होता है और चरम उत्कर्ष होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं और यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना होगा और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। बात तो सही है, क्योंकि जब किसी चीज़ को अभिनय किया जाता है, दृश्य माध्यम के द्वारा उसे बनाया जाता है, तो उसमें कहते हैं ना कि जितना द्वंद्व नाटक में होता है उतना कहानी में नहीं होता, क्योंकि कहानी में संबंध केवल किसका होता है, लेखक और पाठक से होता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना चाहिए। पहले समय क्या था, अब समय क्या है, पहले स्थान कौन सा था, अब समय कौन सा होना चाहिए। हम जानते हैं कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान और समय विहीन हो। कहानी की कथा वस्तु कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुनकर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। बात तो सही है। देखो, सबसे पहले हमें स्थान और समय के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद में हमें एक एक वाक्य या एक एक शब्दों के बारे में एक एक जो दृश्य बनता है, क्योंकि किसी भी दृश्य का आदि मध्य और अंत होता है। ऐसे पूरी फिल्म का होता है, ऐसे ही पूरे नाटक का होता है, ऐसे ही एक एक चैप्टर का, एक एक तस्वीर का, एक एक दृश्य का होता है। वह हमें चुन चुन कर एक एक निकालना चाहिए। और यदि कुछ उस कहानी में नहीं है, लिखा गया है और हमें नाटक में उसे जोड़ना पड़ता है, तो कुछ शब्दों को हम लोग जोड़ सकते हैं, कुछ दृश्यों को हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन उस कहानी से संबंधित होने वो चाहिए, वो शब्द ऐसा नहीं बिल्कुल अलग हो। तात्पर्य यह है कि एक घटना एक स्थान एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। यानी कि एक घटना किसी स्थान और समय पे हो रही है तो वह एक दृश्य होगा और प्रत्येक दृश्य का आदि मध्य अंत होता है। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य होना चाहिए। यानी प्रत्येक दृश्य कथानक के अनुसार, जैसे कहानी को एक कथानक आगे बढ़ाता है ना, वैसे ही कथानक से संबंधित होना चाहिए प्रत्येक दृश्य। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसके अगले दृश्य से जोड़ता है। यानी कि एक दृश्य को दूसरे दृश्य के साथ जोड़ता रहता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए, उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत, यानी आदि मध्य, आदि प्रारंभ को आदि भी कहते हैं, अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। बात तो सही है, प्रत्येक दृश्य में है ना, प्रारंभ भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार किसी फिल्म में हम कोई भी नाटक कर रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, जैसे कि प्रारंभ मध्य अंत होता है, वैसे ही प्रत्येक दृश्य का ऐसा होता है। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है, यानी कथानक होता है प्रत्येक कहानी नाटक को आगे बढ़ाता है। तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। संवाद होते हैं प्रत्येक चीज में, नाटक में भी और कहानी में भी। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका, बात तो सही, एक दृश्य हो गया, दूसरा दृश्य आ रहा है तो पहला दृश्य दूसरे दृश्य की भूमिका पहले से ही तैयार कर देता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर, जो जैसे कहते हैं ना, बंदूक चलाना, धन 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 धन, नीचे से आवाज़ आती रहती है। जैसे हम कहीं भग रहे हैं, हमें सब पता है कि ट्रेन की आवाज़ आनी चाहिए तो ट्रेन की आवाज़ आ जाती है, उसे वॉइस ओवर कहते हैं। ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता, पर इसके माध्यम से संभव हो सकता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पार्ट यही हो सकता है कि अच्छे नाटक प्रस्तुतियां देखी। यानी कि कोई भी कहानी लिखनी है तो हमें अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए। कोई भी नाटक लिखना है, कोई भी नाटक का दृश्य बनाना है तो अच्छे नाटक प्रस्तुतियां हमें देखनी चाहिए। कुछ भी लिखो आप लोग, उससे पहले आप लोग जो आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो, नाटक लिख रहे हो तो नाटक पढ़ो, प्रस्तुतियाँ देखो। कहानी लिख रहे हो, पहले अच्छी कहानियाँ पढ़ो, तो अपने दिमाग में अलग से एक उपज होती ही चली जाएगी। जैसे देखो, बहुत सारी कहानियां हैं जो नाटक में बदली जा चुकी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे चीफ की दावत भीष्म शाइनी का है,
टोबा टेक सिंह, मंटो, डिप्टी कलेक्टर अमरकांत, दुविधा विजयदान देथा, कफन प्रेमचंद, बड़े भाई साहब प्रेमचंद। इन कहानियों पर सभी में नाटक प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे ये है ईदगाह कहानी प्रेमचंद की, उनका एक नाटक एक दृश्य है। अब ये समय के अनुसार बदलता रहेगा, स्थान के अनुसार ये बदलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का एक पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका अभी बहुत बचा हुआ है, 3 चैप्टर और बच चुके हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि यदि मैं इसी पार्ट में मैं करवा देता तो ये बहुत ही लंबा हो जाता, फिर आप लोगों भी ऊब जाते, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जहां तक हुआ है, कितना समझ में आया कितना नहीं, आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कितना देखो याद करवाना है मुझे 100%। आपको याद हुआ है नहीं हुआ, सेशन अच्छा लगा है नहीं लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य मुझे लिख करके बताना। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।